हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर। सेम है आपका फिफ्थ, एक्ट है आपका BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 या लॉ ऑफ एविडेंस। अगर आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिखा हुआ आएगा तो आपका कोड 5007 लिखा आएगा। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लिखा आता है तो कोड 5007 आएगा। अगर लॉ ऑफ एविडेंस लिखा आता है तो आपका कोड 5003 आएगा। ये हमारा पुराना वाला एक्ट है। लॉ ऑफ एविडेंस 1872 का ये एक्ट है जो हमारा पुराना था। इसकी तैयारी एक्स और बैक वाले स्टूडेंट करेंगे। ठीक है, जो मैं करा रहा हूं उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, और जहां पर मैं सेक्शन चेंज कर रहा हूं वो नए वाले स्टूडेंट जिनका BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम कोड 5007 आएगा। ठीक है, इनके सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है और ये नोट से ही अपनी तैयारी करेंगे। 90% इनका पेपर यहाँ से आ जाएगा। और जो पहली बार फिफ्थ सेम का पेपर दे रहे हैं और BSA से, उनका 70% पेपर मेरे PDF नोट से आ जाएगा। आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसा कि आपको पता है मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अब से पहले मैं आपके ऑलरेडी 3 से 4 क्वेश्चन आपके करा चुका हूं और एक डाउट वीडियो भी वो मैंने करा दी है। आप उसे प्लेलिस्ट पे जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में चलने से पहले बता देता हूं, मैंने एक रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से व्हाट्सएप पर एक चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक को फॉलो कर लेना। वहां पर लॉ से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज प्रोवाइड कराई जाएंगे। अगर आप वहां पे नहीं जाते हो और कोई न्यूज या अपडेट रह जाती है तो आप मेरे से कहने के हकदार नहीं हो, वहां पर आपको चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। आज का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, दृष्टांत सहित स्पष्ट कीजिए। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसा कि आपको पता है मैं प्रत्येक वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं चीजों को। यहां पर बोला है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो मौखिक साक्ष्य मतलब जो है, साक्ष्य हमारे कैसे होते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो लिखित साक्ष्य, एक मौखिक। ठीक है, लेकिन साक्ष्यों को अगर कहीं पर हम लेखबद्ध करना चाह रहे हैं या किसी की गवाही ले रहे हैं तब गवाही में 3 प्रकार के हो जाते हैं, जैसे सांकेतिक, मौखिक, विलिखित। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है और वो बोल नहीं पा रहा है और नहीं वो लिख सकता है और उससे कोई क्वेश्चन करे और वो संकेत के रूप में हमें गवाही दे दे या कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर दे, इस प्रकार है। यहाँ पर बात करते हैं मौखिक साक्ष्य की। ज्यादातर जो महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिखित साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य होते हैं, और यहाँ पे बात कर रहे हैं मौखिक साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य क्या है होते हैं और किसे कहते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए से समझा देते हैं। जैसे ए है, अब से पहले भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, लेकिन उसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा से बता रहा हूं। आपने वीडियो पहले देखी होगी तो ये एग्जाम्पल के जरिए से वो और महत्वपूर्ण हो जाएगा एग्जाम्पल। और दूसरा आपकी समझ में थोड़ा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम्पल को समझना और ये महत्वपूर्ण भी है आपकी बुक के लिए, बुक यानी आपके सिलेबस के लिए। आगे चलते हैं। यहां पर ए है, ए नाम का व्यक्ति है, ये रास्ते से निकल के जा रहा है। ठीक है, और यहां पर सी नाम का एक नगर है। ठीक है, ए ईर्ष्यावश इस नगर में आग लगा देता है या इस नगर के किसी एक मकान में आग लगा देता है। भाई कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है।
ये ए यहां से निकल के जा रहा था, लेकिन ए को किसी बात पर नाराजगी हुई या कोई इसे बात याद आई, तो इसने इस नगर के किसी एक घर में या नगर में क्या है, आग लगा दी। ठीक है। इस संपूर्ण घटना को बी देख रहा था। बी क्या कर रहा था, देख रहा था। ठीक है। अब ये बी व्यक्ति अन्य किसी स्थान का था, अन्य नगर का था, अन्य नगर का था। इस बी ने जब ये अपने गांव गया तो इसने इस घटना को डी से, ई से और एफ से जिक्र किया कि जब मैं रास्ते से निकल के आ रहा था तो सी नाम का जो नगर है, उस नगर में ए नाम के व्यक्ति ने आग लगा दी और उस घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा था। ठीक है। और वहां पर धू धू करके जो कुटिया जल रही थी और जो चीख पुकार हो रही थी, उस आवाज को मैंने अपने कानों से सुना था। ठीक है। ये सब कौन देख रहा था और सुन रहा था? देखना और सुनना किसके लिए उचित था, मतलब किसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है? बी के लिए। अब ये घटना बी ने डी को बताई, डी ने ई को बताई, ई ने एफ को बताई। इस प्रकार ये घटना फैलती गई और ये घूम फिर के इसी नगर के किसी व्यक्ति को पता चली कि इस घटना के बारे में ऐसे ऐसे हमें पता है। ठीक है। अब बात करते हैं जब पुलिस आती है, ठीक है, साक्ष्य जुटाने के लिए कि भाई आग कैसे लगी, कुछ बताइए। अगर ये डी, ई, एफ या कोई अन्य व्यक्ति ये कहता है कि हाँ जी ये घटना हमने सुनी है कि ऐसे ऐसे फलां व्यक्ति ने आग को लगाया है, तो इनके साक्ष्यों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर यही पुलिस साक्ष्य के रूप में बी से बात करे और बी कहे कि हाँ मैंने अपनी आंखों से और अपने कानों से सुना है और महसूस किया है, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है किसके लिए? पुलिस साक्ष्य के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल युक्त सुसंगत तथ्य बता रहा है, क्योंकि इसने खुद देखा है और आवाज को वहां पर सुना है। तो इसी को कहते हैं मौखिक साक्ष्य। ठीक है। बात करते हैं मौखिक साक्ष्य कैसे होने चाहिए? सुसंगत होने चाहिए और एकदम सटीक होने चाहिए। ठीक है। इसी को यहां पर हमारे क्वेश्चन में पूछा है, मौखिक साक्ष्य के बारे में आप क्या जानते हो उसके बारे में आप बताइए या दृष्टांत दीजिए। तो साक्ष्य हम किस प्रकार से दे सकते हैं? या तो लिखित साक्ष्य हो या मौखिक साक्ष्य हो। ठीक है, दो होते हैं महत्वपूर्ण। लेकिन अगर हम किसी के द्वारा लिखवा रहे हैं तो वहां पर सांकेतिक भी मान्यता दी जाएगी या मान्यता होगी उसको भी। तो हमने यहां पर देखा मौखिक साक्ष्य किसे कहते हैं? मौखिक साक्ष्य उसे कहते हैं जो स्वयं ने देखा हो और सुना हो, उसके बारे में कोई वही व्यक्ति जिसने उस घटना को संपूर्ण देखा है, ठीक है, और उस आवाज को वहां पर चीख पुकार को सुना है, वही दे सकता है, अन्यथा कोई नहीं देगा। उसी को कहते हैं सुसंगत मौखिक साक्ष्य। सुसंगत मौखिक साक्ष्य। देखो छोटा सा एग्जाम्पल था, समझाने का प्रयास किया है, ठीक है, और उम्मीद करता हूं यह समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने बताया। प्रत्यक्ष यानी खुद देखा हुआ, प्रत्यक्ष खुद देखा हुआ। और उसी को कहते हैं सुसंगत यानी युक्त सही है। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि साक्षी न्यायालय को केवल उन्हीं तथ्यों के बारे में बता सकता है जिनकी वह व्यक्तिगत तथा स्वयं दृष्टता जानकारी रखता है, अर्थात उसने उस तथ्य को 5 में से किसी इंद्रियों द्वारा जाना हो। हमारी 5 इंद्रिय होती हैं और उन 5 इंद्रियों में से किसी एक या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा उसने जाना हो, जैसे सूंघकर, देखकर, सुनकर, इस प्रकार से हमारी इंद्रियां होती हैं, ठीक है। और अपने शरीर से टच होने के आधार पर। अब कहोगे कि सर
सूंघने के आधार पर कैसे साक्ष्य हो सकता है इंद्रियों के द्वारा? सूंघने का एग्जाम्पल बता देता हूं, सुगंध द्वारा। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए वाले कोई, इसे छोड़ो, दूसरा बता देता हूं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। आगे चलते हैं, ए और बी है। ए जो है किसी अन्य व्यक्ति सी से कह रहा है मैं तुझे आग लगाकर आज जिंदा जला दूंगा, ठीक है, और अभी मैं पेट्रोल लेकर आ रहा हूं, तुझ में आग लगाऊंगा और अभी तुझे मारूंगा। इस घटना को बी वहां पर सुन रहा है, ठीक है, और ये ए जो है इस पे पेट्रोल छिड़कता है और आग लगा देता है। पेट्रोल की जो महक है बी सूंघता है, क्या है, सूंघता है, और जब इसमें आग लगा दी जाती है तो इसकी आवाज चीख पुकार भी आती है, उसको कानों के द्वारा भी सुनता है, और जब चीख पुकार सुनने के बाद जब इसके पास जाके देखता है तो इसमें आग लगी पाती है। फिर क्या है, देखना, ठीक है। तो सूंघने के द्वारा भी, भाई पेट्रोल की इसने बात करी थी और इसने पेट्रोल छिड़क भी दिया और बदबू भी आ रही है, और फिर इसके कानों में आवाज आई तो इसने देखा कि हाँ भाई इसने तो सच में ही आग लगा दी। तो इस प्रकार से ये सुगंध के द्वारा भी होता है। आगे चलते हैं, इंद्रियों का ही है ये। जहां प्रश्न यह हो कि कथन किया गया कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कथन को होते सुना हो, वह न्यायालय को बता सकता है कि कथन उसकी उपस्थिति या श्रवण गोचरता में हुआ था। यह प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य होता है। मतलब साक्ष्य सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है, या तो पुलिस को या न्यायालय में। देखो गवाही, पहले तो देखो जब अन्वेषण करने आती है पुलिस तो अन्वेषण में पुलिस को बता सकता है, हालांकि पुलिस किसी से गवाही नहीं ले सकती है, ठीक है, लेकिन जब अन्वेषण में बात आती है तो पुलिस को बता सकता है वो, ठीक है, अन्वेषण में पुलिस को। दूसरा, वो न्यायालय में, ठीक है, इन दोनों को ये बता सकता है, न्यायालय को, ठीक है। आगे चलते हैं, लेकिन ये घटना सिर्फ वही व्यक्ति बताएगा जिसने उसे देखा हो या सुना हो या महसूस किया हो, ठीक है। ये नहीं है कोई अन्य व्यक्ति आकर वहां पर बता दे, नहीं, उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, अगर उस कथन उसकी उपस्थिति या श्रवण गोचरता में नहीं हुआ था और उसने कथन के बारे में किसी अन्य व्यक्ति से पता चला था, वह ऐसे कथन के बारे में साक्षी नहीं बन सकता। जैसा कि अभी मैंने बताया है, जैसा कि कथन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पता चला था, जैसे बी ने डी को बताया, डी ने ई को बताया, ई ने एफ को बताया, तो ये व्यक्ति साक्षी नहीं हो सकते, ये साक्षी नहीं हो सकते, ठीक है। साक्षी सिर्फ वही हो सकता है जिसने महसूस किया हो, देखा हो, सुना हो, ठीक है, वही व्यक्ति साक्षी होगा। और यहां पर बोला गया है किसी अन्य व्यक्ति से पता चला था, वह ऐसे कथन के बारे में साक्षी नहीं बन सकता जैसे अन्य व्यक्ति से पता चला था, क्योंकि उसकी जानकारी केवल एक सुनी सुनाई बात है। और साक्ष्य विधि का यह नियम रहा है कि सुनी सुनाई बातों का, अनुचित बातों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। जहां पर कोई सुनी सुनाई बात को कोर्ट को या पुलिस को बताता है या सबूत के तौर पर, गवाही के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, उसको स्वीकार नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बाद में कहा गया था कभी भी किसी ने इस बात की धारणा नहीं की है, कोई करार, करार का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट या संविदा, ऐसे साक्षी द्वारा किया जा सकता है जो शपथ पर यह कहता है कि उसने किसी और से सुना था कि ऐसा करार हुआ था। इसलिए धारा 60 अपेक्षा करती है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। देखो जिनकी एक्स है और बैक एग्जाम देने वाले हैं वो सेक्शन 60 याद करेंगे, ठीक है, और जो पहली बार फर्स्ट बार पेपर देना चाहते हैं, वो चाहते नहीं है, जो दे रहे हैं, ठीक है, जो देने वाले हैं, जो देंगे वो 55 करेंगे, ठीक है, सेक्शन BS से। चाहते को कोई ये चॉइस थोड़ी है कि दोगे या नहीं दोगे, भाई देना ही पड़ेगा पेपर तो आपको, ठीक है। तो आप इसको 55 कर लेना और पुराने वाले और एक्स वाले 60 कर लेना। आगे चलते हैं, तो ये कह रहा है जो साक्ष्य है प्रत्यक्ष होना चाहिए, मतलब सत्य होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए।
सेक्शन 60 और बीएसए सेक्शन 55 कहता है। आगे चलते हैं। आगे आते हैं पॉइंट, मौखिक साक्ष्य किसी ऐसे तथ्य के विषय में। नंबर 1, जो देखा जा सकता है तो साक्ष्य ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जो यह कह सके कि उसने देखा है। अगर साक्ष्य इस प्रकार का है, मतलब साक्ष्य इस प्रकार का है कि उसे कोई व्यक्ति देखने वाला हो, मतलब देख सकता हो, तो वहां पर वही व्यक्ति आकर कहेगा कि हाँ मैं गवाही देना चाहता हूं और मैंने उस कृत्य को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। सुने सुनाया वाला व्यक्ति नहीं जाएगा वहां पे, जैसे डी, ई और एफ का मैंने एग्जांपल दिया था, जिसने घटना को सुना है वो नहीं जाएगा, वो कहेगा कि मैंने खुद अपनी आंखों से, अपने कानों से और अपनी सुगंध नाक से सूंघा है उस घटना को, ठीक है, सुगंध के आधार पर, तो वो व्यक्ति वहां पर गवाही दे सकता है। नंबर 2 फर्स्ट हो गया। नंबर 2 पॉइंट है, जो सुना जा सकता है तो साक्ष्य ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जो कहे उसने उसे सुना है। अब यहाँ पर पहले वाले में यहाँ पर बोला है कि साक्ष्य इस प्रकार का है उसे देखा जा सकता हो, ठीक है, लेकिन वहां पे अंधा आदमी जाकर कहते कि जी मैंने उस घटना को देखा है, तो वो नहीं चलेगा ना। तो ये क्या है, एकदम असंगत हो गया। उसी प्रकार से ये सोचो कि घटना बी ने देखी है और बी उस घटना को सी को, डी को, ई को और एफ को जाकर बता रहा है, तो ये घटना को सिर्फ एक चित्र के रूप में देख सकते हैं। जैसे हम कोई कहानी सुनते हैं तो एक कल्पना करते हैं कि इस प्रकार हुआ होगा, इस प्रकार हुआ होगा, तो इनका जो साक्ष्य है एक अंधे व्यक्ति के समान है। ये सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, एक अपने दिमाग में कहानी बना सकते हैं, तो एक अंधे के समान है। लेकिन जो बी है उसने घटना को स्वयं देखा है, ठीक है। जो सुना जा सकता है तो साक्ष्य ऐसे व्यक्ति ने दिया हो जो सुन सकता हो। अब गूंगा व्यक्ति जाकर कहे कि हाँ जी मैंने सुना है, तो उसका साक्ष्य थोड़ी माना जाएगा। तो ये क्या है, डी, ई, एफ एक गूंगे व्यक्ति के समान हो गए भाई, ये तो किसी अन्य की घटना को सुनकर बता रहे हैं। और यहाँ बी ने क्या है, स्वयं सुना है, तो ये क्या है, सुना हुआ साक्ष्य। तो यहाँ पर बोला है जो सुना जा सकता है तो साक्ष्य ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जो कहे उसने उसे सुना है, मतलब उसने स्वयं सुना है, कही कही हुई बातें नहीं सुनी उसने। तीसरा, जिसका किसी ज्ञानेंद्रियों द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता है, तो वह ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य होना चाहिए जो यह कह सके कि उसका बोध उसे उपरोक्त रीति से हुआ है। देखो ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जैसे महक के द्वारा या स्पर्श के द्वारा, या जैसे वो कहीं से गुजर रहा हो और वहां पे हाय हुल्लड़ मच रहा हो और वहां पे आग की लपटों की गर्माहट उसे सुनाई दे रही हो या महसूस कर रही हो। भाई जब कहीं पे आग लगती है तो बहुत तेज तेज आवाज करती है आग भी, ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति आसपास हो तो उसकी गर्माहट उसके पास तक आ रही हो, चीख पुकार की आवाज आ रही हो, तो वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर भी कह सकता है कि हाँ भाई इस घटना को मैंने देखा भी है, पहले मैंने सुना था, सुनने के बाद फिर वहां पे गया, मुझे मुझे त्वचा के आधार पर आग का होना वहां पे आएगा और वहां में मैंने कुछ व्यक्तियों को जलते हुए देखा, घरों को जलते हुए देखा, तो वहां पर उसके साक्ष्य क्या है, महत्वपूर्ण माने जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आग का एक हवाला लिया है, इसके आधार पर आपके हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, जो किसी, देखो मैंने ये सुगंध वाला और त्वचा वाला इसलिए दिया है कि यहां पर बोला है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ठीक है, इस आधार पर। आगे चलते हैं, जो किसी राय या उन आधारों के बारे में है जिस पर वह राय आधारित है, तो साक्ष्य उसी साक्षी का होना चाहिए जो इन आधारों पर राय बनाता है। फोर्थ नंबर का पॉइंट, सामान्य सिद्धांत, प्रत्यक्ष साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है, मतलब सबसे उत्तम साक्ष्य कौन सा माना जाता है, प्रत्यक्ष साक्ष्य, जो बिल्कुल सत्य हो। अन्य साक्ष्य मौलिक स्रोत की अपेक्षा कमजोर होता है, अतः जो व्यक्ति सुनी सुनाई बात के आधार पर साक्ष्य देता है उसका साक्ष्य ग्राह्य नहीं है।
मतलब सबसे उत्तम साक्ष्य वही होता है जिसने घटना को होते हुए देखा हो। यहाँ पर हो सकता है वो उस व्यक्ति ने किसी का हत्या होते हुए देखा हो, अपहरण होते हुए देखा हो, ठीक है, किसी को मारते हुए देखा हो। तो ये क्या है, एक उत्तम सुसंगत साक्ष्य है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने सुनी सुनाई आधार पर गवाही दी है तो उसे ग्रहण नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो न्यायालय में न्यायाधीश बूझेगा कि या ये आपने घटना स्वयं अपनी आंखों से देखी थी या सुनी थी, तो वो कहेगा नहीं जी मैंने तो किसी अन्य व्यक्ति से सुना है, तो वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। आगे चलते हैं। अतः सामान्य नियम है कि धारा 33 में वर्णित अवस्थाओं, 33 की जगह हमें क्या करना है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था 33 के 27, और अभी बताया था मैंने जो हमारा ब्लू पेन है ये एक्स और बैक वाले पेपर एज इट इज याद करेंगे, और जो रेड वाले हैं सेक्शन, इससे वो स्टूडेंट याद करेंगे जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं लॉ ऑफ एविडेंस का। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः सामान्य नियम है कि धारा 33 में वर्णित अवस्थाओं को छोड़कर स्वयं साक्षी को उस तथ्य का जिसके ज्ञान होने का दावा करता है मौखिक साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में हाजिर होना चाहिए। तो यहां पर बोला है सेक्शन 33 BS से 27 के आधार पर सिर्फ न्यायालय में वही व्यक्ति जा सकता है गवाही देने के लिए जिसने उस घटना को स्वयं देखा है, सुना है, महसूस किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है, ए ने बै को गोली मारी। वहां साक्ष्य ऐसे साक्षी का होना चाहिए जो कहे कि उसने ए द्वारा बै को गोली मारते हुए अपनी आंखों से देखा है। यहां पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं कह सकता, जैसे ए ने किसको मारा, बी को मारा। इस घटना को किसी के नाम के व्यक्ति ने देखा हो तो वो तो कह सकता है कि हाँ जी ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम को गोली मारी थी और मैंने अपनी आंखों से सुना था, सॉरी आंखों से देखा था, और गोली की आवाज को मैंने कानों से सुना था। तो इसका कै का तो साक्ष्य चल जाएगा। अन्य कोई व्यक्ति आकर कहे कि जी कै ने मुझे उस घटना के बारे में बताया है, तो उस व्यक्ति का साक्ष्य नहीं चलेगा। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है, जहां किसी कथन या मृत्युकालीन घोषणा या स्वीकृति को प्रमाणित करना है तो साक्ष्य ऐसे साक्षी द्वारा किया जाना चाहिए जिसने उसे अपने कानों से सुना हो। दूसरी बात देखो, यहां पर बार बार जिक्र हो रहा है या तो साक्ष्य आंखों से देखा हुआ होना चाहिए, या कानों से सुना हुआ होना चाहिए, या इंद्रियों द्वारा महसूस किया होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बोला है कानों से सुना हो। तो इसमें एक केस है बाफ बनाम आर। इसमें मृतक जो गोली का शिकार हुआ पुलिस को कुछ बता रहा था, परंतु बात पूरी होने से पहले ही वह बेहोश हो गया और फिर कभी होश में नहीं आया। इस अधूरे कथन को अस्वीकार करते हुए लॉर्ड ऑक्से ने कहा यह मृत्युकालिक कथन एगरा था, क्योंकि स्पष्ट रूप से यह अधूरा था और कोई यह नहीं बता सकता कि मृतक और क्या कहने जा रहा था। इस अधूरे भाग को ग्रहण करना गलत ही होता। ठीक है, तो यहां पर बोला है अगर कोई मृतक व्यक्ति है जो मरने ही वाला है, जैसे अभी मृत्युकालीन घोषणा वाला मैंने क्वेश्चन कराया था, वहां पे आपने समझा होगा कि कोई व्यक्ति बस मरने ही वाला है, जैसे सै नाम का व्यक्ति है बस मरने ही वाला है, इसकी गवाही दो प्रकार से हो सकती है। देखो, एक तो ये कि इसने जो गवाही दी है, ठीक है, संपूर्ण दे दी, ठीक है, और संपूर्ण देने के बाद इसको पढ़कर एक बार सुना दिया गया कि भाई आपने ये लिखवाया है, और अपने हस्ताक्षर कर दिए कि हाँ भाई जो आप पढ़ के सुना रहे हो ये सही है, हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद वो मर जाता है। एक तो ये गवाही हो गई। दूसरी क्या है, जो मरने वाला व्यक्ति है वो गवाही दे रहा है, ठीक है, और गवाही देते 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 बीच में ही वो क्या है, गवाही बीच में देते समय मर जाता है, तो उसे क्या है, अस्वीकार किया जाएगा। ठीक है,
क्योंकि वो और ना जाने क्या बता दे। तीसरा नंबर का पॉइंट इसमें क्या है, गवाही देने वाला व्यक्ति गवाही में कुछ ऐसे संकेत या कोई ऐसा तथ्य बता गया हो, मतलब गवाही दे रहा है और उसकी गवाही पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन आदि जैसे जैसे वो गवाही दे रहा था उसने कुछ आदि गवाही में ही संकेत या ऐसा तथ्य बता दिया जो अपनी वो बात पूरी कर पाता, उसको वो तथ्य या संकेत साबित कर देते, तो उसको क्या है, स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, देखो 3 पॉइंट हैं, इनको समझो। मरने वाला, मरने ही वाला है व्यक्ति, गवाही दे रहा है, गवाही संपूर्ण दे दी है, और जो उसकी गवाही लिख रहा है, लिखने वाला पुलिस भी हो सकती है, उसका कोई दोस्त भी हो सकता है, पुलिस अधिकारी भी हो सकता है, कोई और अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, कोर्ट के द्वारा भेजा हुआ भी व्यक्ति हो सकता है। गवाही उसने दे दी है और एक बार उसे पुनः पढ़कर सुना दिया और उससे पूछा क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो, वो कहते नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस मेरा इतना ही कथन था, और वो अपने हस्ताक्षर कर दे और हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद वो मर जाता है, तो स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, गवाही दे रहा है, बीच में देते समय मर गया, गवाही पूरी नहीं हुई, बीच में देते समय मर गया, तो अस्वीकार है। ठीक है, अस्वीकार कब है, कि इसमें ना तो कोई संकेत बनता है और ना ही कोई महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में इसने कुछ बताया है, उससे पहले ही मर गया, तो ये अस्वीकार है। यहीं पर तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कि गवाही दे रहा है, बीच में ही मर गया गवाही देते देते, लेकिन जितनी उसने गवाही दी थी आदि गवाही में संकेत या तथ्य कुछ ऐसे बता गया जो वो पूरी घटना को बताने वाला था, उसे वो साबित कर दें, तो उसको क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना, इसके और भी पॉइंट बन सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन यहां पर क्या बोला है, इस दूसरे वाले को, ठीक है, यहां पर दूसरे वाले को लिया गया है। अगर कोई व्यक्ति गवाही देते देते बीच में मर जाता है तो उसकी गवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा और वो क्या होगी, अस्वीकार होगी। लेकिन मैंने क्या बोला है, हर किसी के अपवाद होते हैं। लॉ के अंदर आप किसी भी चीज को सर्वथा सत्य मानकर मत बैठ जाना कि ये सेक्शन सही है या एग्जाम्पल सही है, इसको मैं सर्वथा सत्य मान के बैठ जाऊं। इसके देखो अपवाद भी है। आधी गवाही थी लेकिन संकेत और तथ्य हमें उस तक पहुंचाने वाले थे, तो उसे स्वीकार किया जाएगा, जिससे कि अपराधी को, अभियुक्त को पकड़ा जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के सामने एक मामले में यह प्रयत्न किया गया, क्योंकि कथन अधूरा था इसलिए उसे साक्ष्य में नहीं लिया जाना चाहिए था। कथन को एक डॉक्टर ने लिखा था। दूसरी बात, एक डॉक्टर था, उसने किसी व्यक्ति की गवाही को लिखा, यानी उसके कथन को लिखा, और कथन कैसा था, आधा था, आधा अधूरा था। और किसने लिखा था, डॉक्टर ने। तो न्यायालय ने बोला कि हम इसकी गवाही को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो डॉक्टर ने कथन लिखा है, ना तो वहां से कोई संकेत प्राप्त हो रहा है, ना कोई हमें तथ्य या सबूत मिल रहे हैं, ठीक है, और ना ही उसकी गवाही पूरी है, और ये डॉक्टर के द्वारा लिखी गई है, हम इसे मान्यता नहीं देंगे। हो सकता है डॉक्टर ने लालचवश लिखवाई हो, ठीक है, और संकेत या तथ्य भी या कोई सबूत भी नहीं मिल रहे हैं इसकी आधी गवाही में, तो उसे अस्वीकार कर दिया। आगे चलते हैं। कथन की सभी बातों के अर्थ स्पष्ट थे। कथन को खत्म करने के लिए डॉक्टर ने घायल व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें और कुछ तो नहीं कहना। इस बात का जवाब दिए बगैर ही वह बेहोश हो गया, फिर कभी होश में नहीं आया। न्यायालय ने उसके कथन को अधूरा नहीं समझा और इसलिए फैसला दिया कि उसे साक्ष्य में ले लिया गया था। और ये केस है कुसा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा। देखो इन दोनों पॉइंटों को समझा देता हूं। दूसरे नंबर का पॉइंट और 1 नंबर का पॉइंट, आपको कंफ्यूजन हो गया होगा अभी। इसमें क्या बोला है, डॉक्टर है, ठीक है, और एक कथन करता है, ठीक है। डॉक्टर जब इसकी गवाही ले रहा था, क्या ले रहा था, गवाही। गवाही कैसी थी, आधी अधूरी।
आधी अधूरी थी और गवाही में कोई भी ऐसा संकेत या तथ्य या सबूत नहीं था जिससे कि उस आधी गवाही के आधार पर कुछ साबित हो सके, तो उसे न्यायालय ने क्या कर दिया? अस्वीकार। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यायालय ने बोला कि डॉक्टर द्वारा लिखी हुई गवाही कथन है और ये आधा अधूरा है, ना तो इसमें कोई संकेत बनना, ना कोई तथ्य बनना, ना कोई सबूत आगे जाके हमें मिल सकता है, तो इसे अस्वीकार किया जाता है। दूसरा क्या बनता है? डॉक्टर ने ही कथन को लिखा है और ये कथन करता है। डॉक्टर ने गवाही को संपूर्ण लिखा है, गवाही को संपूर्ण लिखा। ठीक है, और संपूर्ण लिखने के बाद डॉक्टर ने एक बार कथनकर्ता से, जो मृतक व्यक्ति है, जो मरने वाला है, उससे एक क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हें और कुछ कहना है? और मरने वाले व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना, कुछ और नहीं कहना, जो मैंने कहना था मैंने अपनी गवाही में कह दिया है और अपने मैं हस्ताक्षर करना चाहता हूं। ठीक है, हस्ताक्षर करने के बाद वो तुरंत क्या है? मर जाता है, मर जाता है। या हस्ताक्षर करने से पहले ही जब डॉक्टर उससे पूछ रहा था क्या आपको और कुछ कहना बाकी है या आप कुछ कहना चाहते हो, और वो मरने वाला व्यक्ति कहे कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना है, इतना कहते ही वो मर जाए और अपने हस्ताक्षर भी ना कर पाए, तब भी उसको क्या है? स्वीकार किया जाएगा। क्योंकि डॉक्टर ने लास्ट क्वेश्चन उससे किया था कि आप और कुछ बताना चाहते हो, और वो कहे कि नहीं, मैं कुछ नहीं बताना चाहता, यही संपूर्ण घटना है, और उसके आधार पर तथ्य, संकेत या सबूतों का पता चलता हो तो उसे स्वीकार किया जाएगा। यही बात यहां पर बोली गई है। उच्चतम न्यायालय के सामने एक मामले में यह प्रयत्न किया गया, क्योंकि कथन अधूरा था इसलिए उसे साक्ष्य में नहीं लिया जाना चाहिए था। कथन को एक डॉक्टर ने लिखा था। ठीक है, दूसरा, कथन की सभी बातों के अर्थ स्पष्ट थे। कथन को खत्म करने के लिए डॉक्टर ने घायल व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें और कुछ तो नहीं कहना। इस बात का जवाब दिए बगैर ही वह बेहोश हो गया और फिर कभी होश में नहीं आया, यानी कि वो मर गया। न्यायालय ने उसके कथन को अधूरा नहीं समझा और इसलिए फैसला दिया कि उसे साक्ष्य में ले लिया गया था। कुसा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा 1980 का ये केस था। दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। अधूरा है तो अस्वीकार है, और पूरा संपूर्ण है गवाही, ठीक है, तो वो स्वीकार है। आगे चलते हैं। जब कथन मौखिक हो तो यह होना चाहिए कि समस्त कथन न्यायालय के सामने पेश किए जाएं। हालांकि अगर गवाह को सारी बात याद नहीं है तो भी कथन वैध होगा। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति गवाही देने चाहता है, अब गवाही कौन दे सकता है? जैसे किसी ने उस घटना को होते हुए देखा हो, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया था, ए ने सी नगर में क्या लगाई थी? आग लगाई थी ए ने। ठीक है, और इस घटना को किसने देखा था? बी ने देखा था। ठीक है, अब ये यहां पर बोल रहा है न्यायालय कि अगर बी उस घटना के बारे में बताना चाहता है लेकिन संपूर्ण घटना वो भूल गया है और कुछ महत्वपूर्ण उस घटना वो बताता है, तो उसको स्वीकार किया जाएगा। अगर एक आध पॉइंट भूल जाता है, कोई बात छोटी मोटी भूल जाता है, तो उसका ये नहीं माना जाएगा कि इसकी गवाही को स्वीकार नहीं किया जाए, तो उस गवाही को स्वीकार किया जाएगा। तो ये क्या कहता है कोर्ट? तो यही बात इस केस में बोली थी। आर बनाम स्टीफेसन में 1947 का केस था। यहां पर देखो दोबारा, जब कथन मौखिक हो तो यह होना चाहिए कि समस्त कथन न्यायालय के सामने पेश किए जाए, यानी सबसे पहले तो जो गवाही दी है, कथन जो दिया है, कोर्ट के सामने पेश किए जाएं। हालांकि अगर गवाह को सारी बात याद नहीं है तो भी कथन वैध रहेगा, या अगर सारी बात याद नहीं है तो भी उसे स्वीकार किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगर घाव ऐसे हैं कि पीड़ित व्यक्ति बोल नहीं सकता था,
सकता तो वह अपना कथन हाथ पैर के इशारे से बता सकता है। या जो मृतक व्यक्ति है, या भाई हो सकता है ये बी ने इस घटना को होते हुए देखा था और ये उसी नगर का निवासी था और ये इसमें क्या है, झुलस गया है। क्या है भाई, बी में भी आग लग गई थी भाई, बी उस नगर का निवासी था, आग बुझाने के चक्कर में ये क्या है, बी भी आग की चपेट में आ गया और झुलस गया। लेकिन ये ना तो बोल सकता है, ना ही लिखने की कंडीशन में है, ठीक है, लेकिन ये इशारे से कुछ बताना चाहता है, तो ये इसकी जो गवाही है उसे स्वीकार किया जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और ये केस है चंद्रशेखर बनाम आर, 1937 का है। आगे चलते हैं। सामान्य नियम के अपवाद निम्नलिखित हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 के अनुसार, और अब हमारा आय है BNSS। देखो, जिनकी एक्स और बैक है वो पुराने एक्ट से ही तैयारी करेंगे, 288 ही याद करेंगे। लेकिन जो पहली बार अपना पेपर दे रहे हैं, BN भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का, उनके लिए जो सेक्शन 323 ये याद करना होगा। आगे चलते हैं। सेशन न्यायाधीश अपने विवेक के अनुसार संहिता के अध्याय 18 के अंतर्गत अभियुक्त की हाजिरी में उचित रूप से लिखित किए गए साक्षी के साक्ष्य को उस मामले में मुख्य साक्षी के रूप में मान सकेगा, भले ही धारा 33 में वर्णित शर्तों में से कोई भी पूरी न होती हो। ठीक है, देखो इस बात को समझो, यहां पर क्या बोल रहा है, न्यायाधीश अपने विवेक के अनुसार। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। जब हम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो न्यायाधीश विधि के अनुसार ही न्याय देते हैं, विधि के आधार पर। ठीक है, विधि के आधार पर क्या देते हैं, न्याय देते हैं। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं कि विधि के आधार पर न्याय देना उचित नहीं है, तो वहां पर न्यायाधीश को कुछ छूट दी जाती है कि वो अपने विवेक के आधार पर भी किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी से अगर सजा देना चाहता है तो सजा दे सकता है, छूट देना चाहता है तो छूट दे सकता है। तो ये क्या है, न्यायाधीश को थोड़े अधिकार दिए जाते हैं, इनको थोड़ी सी शक्ति दी जाती है विधि से अलग। जैसे सपोज करो कि विधि कह रही है किसी व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा है। क्या है, 5 वर्ष की सजा है विधि के आधार से। लेकिन न्यायाधीश को लग रहा है कि इस व्यक्ति का जो अपराध है, अपराध तो इसने ऐसा ही किया है कि इसे 5 वर्ष की सजा होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस व्यक्ति को थोड़ी राहत दे देनी चाहिए, थोड़ी छूट देनी चाहिए। तो अपने विवेक के अनुसार वो उसे 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, उस मतलब थोड़ी कम कर सकते हैं या ज्यादा भी कर सकते हैं, राहत भी दे सकते हैं या उसे बढ़ा भी सकते हैं। तो ये क्या है, इनका विवेक होता है। तो यहां पर क्या बोला है, न्यायाधीश अपने विवेक के अनुसार संहिता के अध्याय 18 के अंतर्गत अभियुक्त की हाजिरी में उचित रूप में लिखित किए गए साक्षी के साक्ष्य को उस मामले में मुख्य साक्षी के रूप में मान सकेगा, भले ही धारा 33 में वर्णित शर्तों में से कोई भी पूरी ना होती हो। धारा 33 साक्ष्य विधि की क्या कहती है कि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रिकल अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग हो तब क्या साक्ष्य दिया जाए। मतलब जहां बिल्कुल सत्य साक्ष्य दिया जाना हो लेकिन वहां पर कोई कमी हो और न्यायालय अपने विवेक के अनुसार उसे स्वीकार कर सकता है। आगे चलते हैं। किसी साक्ष्य में थोड़ी बहुत कमी है तो भी उसको स्वीकार कर लेगा। जैसा अभी मैंने यहां पर एग्जांपल दिया था कि डॉक्टर ने कथनकर्ता की, जो मरने वाला व्यक्ति है, उसकी गवाही लिखी, या हो सकता है इसका कोई अन्य साक्षी हो, उसको इसने अपनी बात बताई हो और ये गवाही के तौर पर खड़ा हो। ठीक है, लेकिन ये अपनी गवाही आदि बताकर मर गया व्यक्ति। ठीक है भाई, डॉक्टर उसे पेश करेगा या इसका कोई अन्य साक्षी है वो पेश करेगा, लेकिन इसकी आदि गवाही से संकेत या तथ्य थोड़े मिलते जुलते हों या ना भी मिलते जुलते हों, तो हमने क्या बोला था, अस्वीकार कर देगा न्यायालय। लेकिन अगर चाहे
न्यायाधीश अपने विवेक पर, मतलब उसे शक्तियां हैं कि भाई इस केस में आगे जाके कुछ होने वाला है, इसकी आधी गवाही, हालांकि संकेत या सबूत अभी नहीं मिल रहे हैं, आने वाले समय में मिल जाएंगे, अपने विवेक के अनुसार उसे स्वीकार कर सकता है। ठीक है, कौन? न्यायाधीश। यही बात यहां पर बोली गई है। और 33 की जगह हमें 39 करना पड़ेगा बीएस से न्यू सेक्शन के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारणों के बारे में मृत्युकालीन घोषणा उस व्यक्ति की मृत्यु के बारे में उस अवस्था में ग्रहण है जब उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण विद्यमान तथ्य हो। ठीक है, जब स्वीकार किया जाएगा, जब वो अपनी गवाही दे रहा है और उसमें विद्यमान तथ्य है, उसी कारण को प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके कारण से उसकी मृत्यु हुई है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। तीसरा है, कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया किसी व्यक्ति का कथन जैसे वही खाते की प्रविष्टियां हो। अब यहां पर बात करते हैं इस तीसरे पॉइंट को लेते हुए, अगर कोई व्यक्ति बही खाते के बारे में जानकारी देता है और कहता है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूं, एक ए नाम का व्यक्ति है, ए का, और एक बे नाम का व्यक्ति है। ठीक है, ए जो कर्ज देने वाला और ये कर्ज लेने वाला। ठीक है, अब ए जो है बी को क्या है, कर्ज देता है 100 रुपये का। ठीक है, ए उन 100 रुपयों को अपनी बही खाते में लिख लेता है। किसमें? बही खाते में। इन 100 रुपयों को जब बी लेता है तो बी भी अपने बही खाते में लिखता है कि भाई मैंने फलां व्यक्ति से 100 रुपये लिए हैं, वही खाते में लिख दिए इसने 100 रुपये लिए हैं। ठीक है, अब इनमें किसी कारण से आपस में विवाद हो जाता है। ठीक है, विवाद होने के बाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि बी ए को मारना चाहे। ठीक है, ए मारना चाहे या इसे इतना मारे कि ये अर्धमरी हालत में हो, अर्धमरी हालत में। और जब इसका कोई व्यक्ति गवाही लिख रहा हो, पुलिस हो सकती है, साथी हो सकता है, कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, और ये गवाही लिखते 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 संपूर्ण गवाही ना दे पा रहा हो और आधी गवाही दे और ये क्या है, मर जाए। ठीक है, और ये कहे कि हमारा विवाद 100 रुपये के ऊपर हुआ था और वह मेरे खाते में लिखी हुई है, आप जाकर देख लो, और वो और घटना बताना चाहता था, वो नहीं बता पाता है, तो इसके 100 रुपये को और उसके बी की बही से मिलाकर देखा जाता है तो सबूत क्या बैठते हैं, सत्य मिलते हैं कि भाई 100 रुपये फलां दिन को बी ने लिए थे और ए ने 100 रुपये फलां दिन को बी को दिए थे, बी ने लिए थे और ए ने दिए थे। तो इसी के आधार पर आधे अधूरे आधी अधूरे कथन को स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहां पर बोली है। कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया किसी व्यक्ति का कथन जैसे बही खाते की प्रविष्टियां एंट्री हो, मतलब ठीक है, जहां से यह पता चलता हो कि हाँ ये व्यक्ति एक दूसरे को पहले से जानते थे, इनका लेना देना था और इसी कारण से इनका विवाद उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये क्या है, मौखिक साक्ष्य। उम्मीद करता हूं यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये मौखिक साक्ष्य कोई व्यक्ति बता के गया हो किसी अन्य व्यक्ति को और ये कोर्ट में जवाब दे। अगर कोई स्टूडेंट हमारे पीडीएफ नोट्स लेना चाहता है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है। अगर किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, यदि कोई विधवा बहन है या कोई विकलांग भाई है मेरा, दिव्यांग है, तो वो हमसे फ्री में ही परचेज कर सकता है। आप अपनी पढ़ाई करो, तैयारी करो, उसके लिए मैं आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और अन्य कोई सहायता होगी मेरी तरफ से वो भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आप मन से स्टडी करो।
और हमने रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से व्हाट्सएप पर एक चैनल बनाया हुआ है, आप उन्हें उसे फॉलो कर लो। वहाँ पे आपको लॉ से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि हो कमेंट करो, लिख के बताओ, मैं उसे दोबारा से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।